मैसूर की असफलता, बंगाल की असफलता और महाराष्ट्र की असफलता से अलग नहीं है। यहाँ भी वही कारक, सबसे प्रमुख विभाजित साम्राज्य या विभाजित राजसत्ता यहाँ भी दिखता है। हम कोई संयुक्त चुनौती प्रस्तुत नहीं करते हैं। यद्यपि एक दो बार प्रयास होता है, परंतु इन प्रयासों में निरंतरता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे महत्वपूर्ण है मैसूर मराठा गठबंधन की असफलता। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें एक गठबंधन रहता है और यह गठबंधन अंग्रेजी सेना के विरुद्ध सक्रिय है और विजयी है। इसने क्रमशः दोनों युद्धों में विजय प्राप्त किया है, परंतु यह गठबंधन तीसरे युद्ध में नहीं रह पाता है। और अब देखें, सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है। फिर अगला कारक, यद्यपि टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, सामरिक व्यवस्था में कई सुधार किए हैं, इसके बावजूद उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में एक कमी है। अभी तक लोग अपनी जाति व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में और अन्य सामाजिक निष्ठाओं में रुचि बनाए रखते हैं, सक्रियता बनाए रखते हैं, इसीलिए किसी विकल्प का जन्म नहीं होता है। अंग्रेजी सत्ता के समानांतर किसी विकल्प का जन्म ये नहीं दे पाते हैं। यह कमी हर एक भारतीय व्यवस्था में निरंतर बनी रही, यहाँ भी बनी हुई है। हम लोगों ने मराठों में देखा, और जो मराठा तत्व हैं उनकी जाति व्यवस्था के प्रति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति, धार्मिक व्यवस्था के प्रति जो निरंतर निष्ठा है वह बनी रहती है और उनको विभाजित किए रहती है। ये चीज यहाँ भी हम देखते हैं। अगला कारक है हमारा उनका सीमित आर्थिक आधार। यद्यपि आर्थिक व्यवस्था किस तरह से राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है, इस चीज से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। वाणिज्यिक तत्वों और कृषकों दोनों से ज्यादा आय लेने का उनका प्रयास बहुत सफल नहीं रहा। और आपको देखना होगा कि मैसूर के संसाधन सीमित हैं। मैसूर बहुत ही छोटा राज्य है, बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में बहुत छोटा, इसीलिए उसके आधार भी सीमित हैं, परंतु उसकी चुनौती सीमित नहीं थी। उसके विरुद्ध बहुत ही जटिल और शक्तिशाली गठबंधन था, और इस गठबंधन ने उनको सैनिक रूप से पराजित किया। फिर अगला बिंदु जो इस पतन की ओर ले जाता है, सामरिक रणनीति, प्रौद्योगिक कुशलता एवं संसाधनों की गुणवत्ता निम्न है। यद्यपि अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, तथापि जो उनकी प्रतिद्वंदी हैं उनसे ये कमतर है। आपका संघर्ष तो अंग्रेजी सेना से हो रहा है, तो आप उससे बेहतर नहीं है। यद्यपि आपने कई सुधारों पर बल दिया है, कई सुधार किए हैं आपने, परंतु तुलनात्मक रूप से आप कमजोर हैं, कमतर हैं। अगला बिंदु जो सीए बेली साहब ने कहा है, सीए बेली साहब ने कहा कि जो मैसूर राज्य है वह हिंदू योद्धाओं एवं तमिल ब्राह्मण प्रशासकों पर निर्भर था। मतलब इनके सम्मान पर ही यह राज्य निर्भर था। इनके बिखरने से यह राज्य विखंडित हो जाता और हो गया, उनका यह आरोप है। असल में बेली ने साम्राज्यवादी तर्क देते हुए अंग्रेजों का बचाव किया है और इस तरह का क्षुद्र तर्क दिया है। हमको इस तर्क से असहमत होना है, असहमत है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि किस प्रकार से बोड्यार राजघराने से जब सत्ता आती है हैदर अली और उनके पुत्र के यहाँ,
तो किस तरह से क्रमिक सुधार होता है, राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जाता है, परंतु जो तात्कालिक कारक है, अंग्रेजी कारक, ये इनको असफल करती है। यही है मुख्य कारक। इस कारक को हम नहीं मानते हैं, सी बेली साहब के तर्क को हम नहीं मानते हैं। अब सी बेली साहब के तर्क के बाद आप लॉर्ड कॉर्नवालिस के एक तर्क पे भी विचार करें। उन्होंने बहुत ही गर्वोन्नत घोषणा की कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कुचल दिया, अपने शत्रु की शक्ति को कुचल दिया। इस पर कई बार प्रश्न आया है। तो इसमें उनका कहना क्या है? उनके मित्र मतलब निजाम और मराठे। हम देखते हैं कि जो तृतीय युद्ध हुआ है और चतुर्थ युद्ध भी, उसमें अंग्रेजों ने एक गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन में शामिल है निजाम और मराठा। अब प्रश्न है कि जब मैसूर का पतन होता है तो जो लाभ है उस लाभ का वितरण किस तरह से होता है, ये महत्वपूर्ण है। अब यहां पर यही है, कॉर्नवालिस यही कहता है कि जो लाभ है मैसूर के पतन के बाद, जो अधिकतम लाभ है वो हमने ले लिया है। यही लाभ यदि मराठा और निजाम को मिल जाता तो वो शक्तिशाली हो जाते। यहां पर कॉर्नवालिस का यही कहना है। तो तीसरे युद्ध के बाद ये जो घोषणा है ये कब की है? तीसरे युद्ध के बाद। यहां पर क्या होता है, जो मालाबार तट है उसमें जो डिंडीगुल है और मलाबार है और एक क्षेत्र है, मतलब 3 प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कौन करता है? अंग्रेज। यही मुख्य क्षेत्र है। और मराठों को क्या मिलता है और निजाम को क्या मिलता है? हाँ, बचे कुछ क्षेत्र मिलते हैं जो अपेक्षाकृत कम महत्व का है। इसीलिए उनकी ये गर्वोन्नत घोषणा है और कुछ हद तक सही भी है। यद्यपि हम देखते हैं कि उनका शत्रु पूरी तरह से कुचला नहीं जाता है, और चतुर्थ युद्ध में फिर बहुत ही शक्तिशाली रूप में उभरता है, तथापि हारा जाता है। और इस स्टेटमेंट को, इस कथन को हम लगभग मानते हैं कि उसका कहना उचित है। ठीक है, अब हम आते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान के कुछ क्रांतिकारी कार्यों के प्रति। ये जो क्रांतिकारी कार्य है इस पर प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उस भूमिका के प्रति सजग रहना है। सजग इसलिए भी रहना है कि मुगलोत्तर भारत के उस दौर में ऐसे शासक बहुत कम थे या लगभग नहीं है। क्रमशः हम लोग देखते हैं कि क्या सब था। सबसे प्रमुख, ये लोग बहुत ही सहिष्णु शासक हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही सहिष्णु शासक हैं। जो वहां पर श्रीरंगपट्टनम का मंदिर है, इसको इन लोगों ने कई बार दान दिया है। दूसरी बात, अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक भूमिका में इन्होंने हिंदुओं को शामिल किया है। दूसरी बात, तीसरी बात, इन्होंने सैनिकों का और प्रौद्योगिकी का आमतौर पर आधुनिकीकरण किया है। ये आधुनिकोन्मुख है। यह आधुनिकीकरण पूरा तो नहीं हो पाता है, परंतु इनकी दृष्टि रही है, इनका विजन रहा है। इस चीज पर आपको ध्यान देना है। अगला तथ्य, हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन बनाना उसके उन्नत राजनीतिक कौशल का प्रतीक है। यह गठबंधन
इस पर आपको फोकस करना है कि विभाजित राजसत्ता की जो हानि होती है उससे वह परिचित है और उसके दुष्प्रभावों को कम करना चाहता है हैदर अली। अगली बात, उसने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध निरंतर विदेशी शासकों से संबंध बनाए रखा। आप ये चीज समझिए कि टीपू सुल्तान का अरब शासकों से, अफगानिस्तान से और फ्रांसीसी सत्ता से संपर्क था। एक मध्यकालीन राजा के लिए संपर्क की इस विश्वव्यापी व्यवस्था बनाए रखने में विश्वास अद्भुत तथ्य है। और अगला तथ्य, यद्यपि टीपू सुल्तान ने खुद को सुल्तान कहा है, लेकिन जब उसको फ्रांसीसी क्रांति का पता चलता है तो उसने अपने आप को नागरिक टीपू कहना शुरू किया, सिविलियन टीपू। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसने अपने आप को सिविलियन टीपू कहना शुरू किया। उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जैकोबिन क्लब की जो फ्रांसीसी क्रांति में थी, उसने यहाँ भी किया। जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का पौधा भी लगाया। आपको भारतीय इतिहास में उस दौर में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा जैसा टीपू था। अगला चीज, अपने सिक्कों में उसने सदैव हिंदू देवी देवताओं का नाम और मूर्ति, उसका चित्र छपवाया। टीपू ने अपने सिक्कों में सदैव हिंदू देवताओं का नाम एवं चित्र छपवाया। ये सारे तथ्य स्पष्ट हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही कुशल शासक था। अपनी कम संसाधनों के बावजूद उसने निरंतर राज्य को उन्नत करने के मार्ग पर ले गया, परंतु अपने कम संसाधनों के कारण अंग्रेजी चुनौती का मुकाबला करने में सफल नहीं रहा। ठीक है, इसी के साथ हमारा मलाबार समाप्त होता है, आंग्ल मैसूर संघर्ष समाप्त होता है। तो हम लोग आगे दूसरे चैप्टर में दूसरी चीजों को देखेंगे। जो भारत विजय है अंग्रेजों का, इसको भी यहीं खत्म करते हैं। एक हमारे पास पंजाब बचा हुआ है, पंजाब को फिर कभी करते हैं आराम से।